बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ। छात्रा किडनैपिंग मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है, आप तक वो पहुंचाएंगे। छात्रा के साथ किसी तरीके का कोई अपराध नहीं हुआ है, तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। दो दोस्त में से बताया जा रहा है कि एक दोस्त ने पूरी कहानी बयां की है। पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए 30 लाख रुपए की रकम की उन्हें दरकार थी। पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मामले का खुलासा किया। ये तस्वीरें जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं लंबे समय से वायरल हो रही थी और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे थे, क्योंकि बच्ची जो है वो लापता थी और उसका तलाश जो है 3 जगहों की पुलिस कर रही थी, जिसके बाद अब यह बड़ा खुलासा हुआ है। बताया है पुलिस ने फोटो वायरल करके आमजन से अपील की। छात्रा की तलाश में मदद करने की अपील जो है पुलिस की तरफ से की गई है। 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में यह अपडेट सामने आया है। सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। छात्रा के साथ किसी तरीके का कोई अपराध नहीं हुआ है, ऐसी जानकारी है। छात्रा के 2 दोस्त में से एक दोस्त ने पूरी कहानी जो है वो बयां की है। तो बताया जा रहा है कि पढ़ाई के लिए विदेश जाने के लिए 30 लाख रुपए जो है मांगे गए। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ओम प्रकाश मारू हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास चलेंगे। ओम प्रकाश, ये बड़ा अपडेट सामने आया है। दूसरे छात्र ने जो बताया है वो क्या बयान में बताया गया है, बताइए जरा सा। देखिए, दूसरे छात्र ने जो छात्रा के साथी है उसने बताया कि विदेश जाने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड उन्होंने की हुए हैं। सबसे बड़ा और अहम बात इसमें है कि सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है कि हमारी प्राथमिकता है सकुशल वो छात्रा जो है उसको दस्तयाब करना है, और उसी के लिए उन छात्रा के साथ साथ उनके साथ जो छात्र है या कोई युवक है उनसे भी वो अपील कर रही है कि सकुशल नजदीक के थाने में जाइए या हमें कॉल कीजिएगा और घर पे पहुंच जाइएगा। यानी कि फिलहाल सिटी एसपी डॉक्टर अमृता दुहन का कहना है कि उस छात्रा के साथ किसी तरह का कोई अपराध या अनहोनी की आशंका जैसी लगाई जा रही थी, वो ऐसा नहीं हुआ। जहां ये फोटो वायरल हुई थी उसको बंधक बनाने की, वो एक एमपी के एक बड़े शहर इंदौर में हुई थी और कल तक वो इंदौर में थे। हालांकि पूरी तरह से लोकेशन उसकी ट्रेस होकर छात्रा को दस्तयाब नहीं किया गया, लेकिन अब तक एसपी का कहना है कि उनसे आमजन से जैसे अपील कर रही है कि 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया है कि जो भी इस छात्रा के बारे में जानकारी देगा, उसी तरह उन छात्रा के साथ साथ उस युवक से भी अपील कर रही है कि आप वो सकुशल घर लौट आइएगा। उनके परिवारजन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि उनके साथ अभी तक के प्रथम दृष्टिया जो जानकारी सामने आई, छात्रा के साथ किसी तरह का कोई भी जो है अपराध कारित नहीं हुआ है। और कुछ जानकारी सामने निकल कर आ पाई है, क्योंकि एक और सीसीटीवी है जो वायरल हो रहा है, जिसमें जो बच्ची है वो बस से उतरते हुए आराम से दोनों दोस्तों के साथ जाते हुए नजर आ रही है। सीसीटीवी में सवाल ये उठता है कि क्या बच्ची को उन्होंने बहलाया फुसलाया, क्या कुछ कहा था पूछताछ में और क्या पता चला? देखिए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिटी एसपी सहित अन्य पुलिस अधिकारी सुरक्षा की वजह से भी नहीं देना चाहते हैं। कुछ चीजें तब पूरी तरह से तस्वीर तब साफ होगी जब छात्रा को दस्तयाब कर लिया जाएगा और युवक को पकड़ लिया जाएगा। उनके साथ किस तरह की घटना हुई, आखिर ऐसी घटना को क्यों अंजाम दिया गया, क्यों पुलिस की 3-4 दिन से परेड कराई जा रही है, क्यों परिजनों को परेशान किया जा रहा है, ये तमाम कई सवाल है जिनका जवाब छात्रा को दस्तयाब के बाद ही दिया जाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये कहा जा सकता है कि छात्रा को जो अपहरण और फिरौती जैसी गंभीर वारदात थी वो इतना अपराध कारित नहीं हुआ, उनको बंधक नहीं बनाया गया, उनके साथ मारपीट नहीं की गई या कोई भी ऐसा जो है अपराध कारित नहीं किया गया। फिलहाल ये एक जो है सुकून वाली बात पुलिस के लिए कही जा सकती है। लेकिन छात्रा को दस्तयाब करना 2 राज्यों की ये मुसीबत बना हुआ है। जब तक बच्ची बरामद नहीं हो जाती है पुलिस के हाथ पैर फूले हुए हैं। बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो पढ़ाई के लिए बताया जा रहा है पैसों की दरकार थी और यही वजह थी कि 30 लाख रुपए मांगे गए। 2 दोस्तों ने बताया जा रहा है घटना को अंजाम दिया। एक जो दोस्त है उसने पूरी कहानी जो है वो बयां की और बताया है कि बच्ची के साथ किसी तरीके की कोई घटना जो है घटित नहीं हुई है, बच्ची सुरक्षित है। इसी वजह से अब पुलिस जो है वो तलाश कर रही है बच्ची की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है।
आईपीएल मुकाबले से जुड़ी बड़ी खबर है। बताया जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए टिकटों का जो टिकट है वो सस्ते कर दिए गए हैं। अब महज 500 रुपए में टिकट मिलेगा, आधे दाम में बताया जा रहा है टिकट जो है वो दिया जाएगा। राजस्थान रॉयल्स ने ये बड़ी घोषणा की है। अब 500 से लेकर 20,000 तक के टिकट जो है उपलब्ध होंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, खास करके ये क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। छात्रों में काफी उत्साह रहता है आईपीएल देखने के लिए और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला जो है लिया गया है। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये घोषणा की गई है कि 500 से लेकर के 20,000 तक के टिकट जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, आईपीएल का आगाज जो है वो होने में बस कुछ ही समय बाकी रह गया है और उससे पहले ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है। आईपीएल मुकाबले से जुड़ी राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि जो छात्र हैं उनके लिए टिकट को लगभग आधा कर दिया जाएगा। मतलब अब महज 500 रुपए में छात्रों को टिकट दिया जाएगा, आधे दाम में टिकट दिया जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है। राजस्थान रॉयल्स ने घोषणा करते हुए कहा है कि अब 500 से लेकर के 20,000 तक के टिकट जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे। तो आईपीएल के टिकट सस्ते हो चुके हैं। ये राहत भरी खबर है क्रिकेट प्रेमियों के लिए जो खास करके स्टेडियम में जाकर के मैच जो है वो देखना चाहते हैं, क्रिकेट का आनंद जो है उठाना चाहते हैं, अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खेलते हुए देखना चाहते हैं। और आईपीएल का खुमार अब जो है क्रिकेट प्रेमियों के सिर चढ़कर और बोलेगा क्योंकि टिकट जो है वो सस्ते हो चुके हैं। तो आईपीएल के टिकट सस्ते हो चुके हैं, स्टूडेंट्स के लिए टिकटों को आधा कर दिया गया है। तो पिंक सिटी में आईपीएल के मैचों का आगाज होने जा रहा है। प्रदेश भर से खिलाड़ी यहां की होम टीम राजस्थान रॉयल्स को सपोर्ट करने के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में आएंगे। लेकिन इस बार क्रिकेट फैंस के मन में टीम से खास जुड़ाव महसूस होगा। क्या है वजह, रिपोर्ट में समझिए। 22 मार्च से आईपीएल का आगाज होने जा रहा है। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में 24 मार्च को राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स की भिड़ंत होगी। इसके लिए एसएमएस स्टेडियम को राजस्थान रॉयल्स की ड्रेस और गुलाबी नगरी की पिंक थीम पर सजाया जा रहा है। स्टेडियम की सीटों का रंग स्काई ब्लू से बदल करके पिंक कर दिया गया है, यानी आईपीएल के आयोजन को यादगार बनाने की पूरी तैयारी है। लेकिन ये कैसी तैयारी और कैसा आयोजन जब घरेलू टैलेंट को ही हाशिए पर धकेल दिया गया हो। वैसे तो आईपीएल की टीम राजस्थान रॉयल्स राजस्थानियों की टीम कही जाती है, लेकिन राजस्थान रॉयल की टीम में मौजूदा समय में प्रदेश का एक भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स राजस्थान की टीम है। इस टीम में राजस्थान के खिलाड़ी ना होना ये अपना एक बड़ी विडंबना का विषय है। जब बात राजस्थान की जाए तो इस टीम में राजस्थान खिलाड़ी होने चाहिए। पहले भी कुछ खिलाड़ियों को, इक्का दुक्का खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने मौका दिया, लेकिन वो खिलाड़ी 11 में खेलते नजर नहीं आए। राजस्थान रॉयल्स की टीम भले ही राजस्थान के खिलाड़ियों को मौका न दे, लेकिन आईपीएल की दूसरी टीमों में राजस्थान के स्थानीय खिलाड़ी न सिर्फ नजर आ रहे हैं, बल्कि अपने प्रदर्शन की छाप भी छोड़ रहे हैं। इनमें दीपक चाहर, राहुल चाहर, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, महिपाल लामरोर और कमलेश नागरकोटी ऐसे नाम हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में अपना दमखम दिखा चुके हैं। लेकिन अफसोस, आईपीएल के लिए जब नीलामी होती है तब शायद रॉयल्स मैनेजमेंट राजस्थानी खिलाड़ियों को कंसीडर नहीं करता, जबकि दूसरे राज्यों से जुड़ी टीमों में वहां के स्थानीय खिलाड़ियों को भरपूर मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई टैलेंट की कमी है या इस तरह से, लेकिन ये फ्रेंचाइजी की कमी मानी जा रही है। ऊपर से फ्रेंचाइजी के ऑनर्स जो हैं, उनके जो टीम प्रबंधन है राजस्थान रॉयल, वो ये कह रहा है कि राजस्थान में टैलेंट की कमी है। मैं उनके इस बयान को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि राजस्थान रॉयल्स ने कभी राजस्थानी खिलाड़ियों को टीम में नहीं लिया तो जरूर, लेकिन नाम मात्र के लिए और गिने चुने ही। लीग के शुरुआती सीजन की बात करें तो राजस्थान रॉयल्स ने प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को टीम में जरूर शामिल किया था, जिनमें पंकज सिंह, दिशांत याग्निक, गजेंद्र सिंह, अशोक मिनारिया, दीपक चाहर, महिपाल लामरोर, शुभम गढ़वाल, आकाश सिंह और सुमित खत्री जैसे नाम हैं। मगर आईपीएल के 17वें सीजन में रॉयल्स की टीम में कोई भी राजस्थान का खिलाड़ी मौजूद नहीं है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन अपनी कमी स्वीकार करता है कि राज्य में नियमित टैलेंट हंट कराने में नाकाम रहे। So he started with us actually. So
that is not entirely true that we have not done it. Even Deepak Jain used to come and practice with us. That is also not true that we have not supported them. The question is, we're not getting enough. We're not focused on the talent hunting. So some part of the fault is ours. But we make a commitment to you in the next 5 years. At least there should be 5 to 7 players in the IPL. हालांकि आईपीएल बीसीसीआई का एक डोमेस्टिक और व्यावसायिक टूर्नामेंट है, जहां इसकी टीमों में नीलामी के जरिए खिलाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, लेकिन राज्य की टीमों के साथ फैंस का भी अपना एक जुड़ाव होता है, जो उन्हें अपनेपन का एहसास कराता है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महेश दाधीच की रिपोर्ट। पीएम मोदी के 400 पार का नारा तभी पूरा होगा जब बीजेपी दक्षिण के दुर्ग पर भी विजय हासिल कर ले। इसमें खास तौर पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल शामिल हैं। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है और इसके लिए पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया और बीते 77 दिनों में 23 दिन उन्होंने दक्षिणी राज्यों में बिताए हैं। रिपोर्ट में पूरा मामला समझिए। मेरे लिए हर मां शक्ति का रूप है। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। ये प्रधानमंत्री मोदी के कोयम्बटूर के रोड शो की तस्वीरें हैं। कोई प्रधानमंत्री मोदी को देखकर भावुक है तो किसी की आंखों में आंसू, कोई मोदी के लिए पोस्टर में मिठास घोल देता है तो कहीं मोदी को देखते ही आंखें चौंकती नजर आती हैं। मोदी को देखने के लिए भी जबरदस्त जोश और उत्साह है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता पीएम पर फूल बरसाती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अश्वमेघ का घोड़ा दक्षिण विजय की तरफ तेज रफ्तार से दौड़ता जा रहा है। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है कि 19 अप्रैल को एक वोट बीजेपी को जाएगा, एनडीए को जाएगा। अब तमिलनाडु ये डिसाइड कर चुका है अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप भारत के लिए 400 पार, डेवलप तमिलनाडु के लिए 400 पार। मंगलवार तक प्रधानमंत्री इस साल तमिलनाडु का 7 बार, केरल में 4 बार, तेलंगाना का 4 बार, कर्नाटक में 3 बार और आंध्र प्रदेश का 2 बार दौरा कर चुके हैं। एक हफ्ते में मोदी ने केरल के 2 बड़े दौरे किए हैं। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के पलक्कड़ में थे और 15 मार्च यानी शुक्रवार को केरल के पथानामथिट्टा में ही कांग्रेस के एक दिग्गज नेता ए.के. एंटनी के बेटे और बीजेपी उम्मीदवार अनिल एंटनी के लिए उन्होंने प्रचार किया था। बीजेपी की कोशिश है कि इन राज्यों में सीटें बढ़ाई जाएं, तभी 400 पार का मिशन पूरा हो सकेगा। बीजेपी को इस बार इन 3 राज्यों में खाता खोलने की उम्मीद है। आंकड़ों पर नजर डालें तो दक्षिण के राज्यों में लोकसभा की 129 सीटें हैं। इनमें से 2019 में बीजेपी को सिर्फ 29 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि विपक्ष को 100 सीटें मिली थी। कर्नाटक में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा था, जहां 28 में से 25 सीटों पर उसकी जीत हुई। वहीं तेलंगाना में भी उसने अच्छा प्रदर्शन किया और 17 में से 4 सीटों पर जीत दर्ज की। लेकिन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में बीजेपी का खाता नहीं खोला। दक्षिण विजय अभियान के तहत 5 राज्यों की 129 सीटों को कवर करते हुए प्रधानमंत्री ने ईवीएम और एजेंसियों के दुरुपयोग पर राहुल गांधी के बयान को नया मोड़ दे दिया।
दिल्ली में सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जा सकता है, लेकिन इस बार एनडीए 400 पार का रास्ता दक्षिण भारत से होकर गुजरेगा। हमारा लक्ष्य इस बार 5 दक्षिणी राज्यों में एनडीए के लिए 50-60 सीटें जीतने का है। यही वो चीज है जो एनडीए को 400 सीटों से आगे ले जाएगी। न्यूज 18 ओपिनियन पोल में एनडीए को आंध्र प्रदेश में 18, तेलंगाना में 8, कर्नाटक में 25, तमिलनाडु में 5 और केरल में 2 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और पवन कल्याण की जन सेना के साथ गठबंधन किया है, जहां उसे 2019 में कोई सीट नहीं मिली थी। कर्नाटक में बीएस येदियुरप्पा को प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मानित किया। येदियुरप्पा ने एक जन नेता बनने के लिए लिंगायतों के उच्च जाति समूह का सामाजिक आधार बनाया था। एनडीए की एकता का स्पष्ट संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के साथ एक बड़ी संयुक्त रैली भी की है। ये साफ लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दक्षिण भारत में पहले से ज्यादा समय देना चाहते हैं, ताकि बीजेपी 370 पार के लक्ष्य को पूरा कर सके।